जी, अब आवाज क्लियर आ रही है। जी सर जी। जी, मुझे कंफर्म कीजिए आवाज और डिस्प्ले क्लियर है, फिर अपनी आज की बात शुरू करूँ। ईमान ने कह दिया ऑल क्लियर, लाइबा ने भी कह दिया ऑल क्लियर। बच्चों मुझे बताइए, चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको डिटेल से कराया है, चैप्टर 3 शुरू कराया, आज चैप्टर 3 का सेकंड लेक्चर है। क्या आप सब लोगों को अच्छे से ये सब समझ आ रहा है और मैं आगे चलूं? आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात जहन में है डीएसआर से मुतालिक, तो जरूर कीजिए। जी। शुरू करते हैं अपना आज का काम। सर जी, मैंने कल आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दी थी। इसके 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला डेटा कलेक्शन, इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे डेटा क्लीनिंग, इसमें जो डाटा कलेक्ट कर लिया गया है उसको क्लीन करते। तीसरे नंबर पे डाटा एक्सप्लोरेशन, डाटा को एक्सप्लोर करना। चौथे नंबर पे डाटा मॉडलिंग, फिर इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन, फिर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, और मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये सारी चीजें थी। डाटा कलेक्शन में हम क्या कर रहे थे? डाटा को इकट्ठा कर रहे थे। डाटा क्लीनिंग में क्या कर रहे थे? डाटा में से डुप्लीकेट्स रिमूव कर रहे थे, एरर्स को रिमूव कर रहे थे, मिसिंग डाटा को हैंडल कर रहे थे, इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव कर रहे थे। फिर दूसरे नंबर पे था डाटा एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर हम डाटा के अंदर घुस के डाटा को एक्सप्लोर करने लग गए थे। डाटा को एक्सप्लोर करते वक्त हम बुनियादी तौर पे डाटा को डिटेल से देख रहे थे, डाटा की समरी बना रहे थे, डाटा की विजुअलाइजेशन पे काम कर रहे थे, और उसके बाद डेटा मॉडलिंग पर आए थे, जहां पर हम डेटा में एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या रिलेशन है उसको देख रहे थे। और मिसाल के तौर पे हमने ये बात कही थी कि भाई, मार्केटिंग का एक्सपेंस बढ़ाने से सेल्स बढ़ती है। कितनी मार्केटिंग का एक्सपेंस बढ़ाएं तो कितनी सेल बढ़ेगी, इस रिलेशन को डिफाइन कर रहे थे। फिर इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन की बात थी। इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन में हम नतीजा निकाल रहे होते हैं। इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन में हम निचोड़ या नतीजा निकाल रहे होते हैं। तो ये 5वें नंबर पे ये वाली बात थी। छठे नंबर पे डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस था। डिसीजन क्या होगा और एक्शन क्या लिया जाएगा। और 7वें नंबर पे मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन था।
मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन था। तो भाई ये 7 बातें आपके साथ डिस्कस की थी: डाटा कलेक्शन, डाटा क्लीनिंग, डाटा एक्सप्लोरेशन, डाटा मॉडलिंग, इंटरप्रिटेशन एंड इंसाइट जनरेशन, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, और मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। कल मुझे याद है मैंने ये सारा टेक्स्ट आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझे बताइए, नहीं तो एक केस स्टडी है बड़ी ज़बरदस्त, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा कैमरा मेरा ख्याल है नीचे कर दीजिए। सर क्यों कट रहा है? ये ठीक लग रहा है आपको व्यू में? ऑल ओके, मैं चलूं इस एग्जाम्पल की तरफ? बेसिकली ये केस स्टडी है जो रियल टाइम, ये एक्चुअल में रियल स्टोरी भी है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, एक दिन मेरे पास बैठे हुए थे तो बड़े अपसेट थे, मुझे कहने लगे कि यार मेरा मुझे समझ नहीं आती, मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी दुश्वारी का सामना है। मैं कहा जी क्या दुश्वारी है? मैंने कहा कि सबसे पहले मसला ये आ रहा है कि डेटा, सबसे पहला मसला ये आ रहा है। उसने ना मुझे कुछ प्रॉब्लम अपनी बताई कि भी मैं रोज सेल तो करता हूँ, मुझे प्रॉफिट भी होता है, लेकिन 3 माह या 6 माह बाद मेरे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि पैसे क्यों खत्म होते हैं। कहने को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो है ना वो बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं जमा हो पाते। अच्छा जी, जब हम इसकी डिटेल में घुसे तो हमें पता चला कि भाई सेल्स को देख लेते हैं। मैंने उससे पूछा कि यार आपकी रोज की सेल कितनी है? उसने कहा सर जी मेरी एवरेज सेल 15,000 पर डे है। मैंने देखा कि भाई प्रॉफिट मार्जिन क्या, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन था उसका 20%। उससे पूछा आपके खर्चे कितने, तो उसने कहा जी मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो 1 लाख रुपए पर मंथ है। और मैंने कहा कि यार अच्छा तुम्हारी अगर 15,000 रुपये पर डे की सेल है और 20% तुम्हारा मार्जिन है, तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर ये है कि तुम्हारा तकरीबन 3,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, 3,000 रुपये पर डे का मेरा प्रॉफिट बन रहा होता है। अच्छा जब ये वाली बात उसने कर दी तो इसके बाद अगला स्टेप था कि मैं उससे, ये बेसिकली पहला स्टेप था जिसमें मैंने उससे सारा डाटा कलेक्ट कर लिया। मैंने जब डाटा कलेक्ट किया, मैंने डाटा पे गौर किया, तो डाटा में एक सबसे मेजर मसला ये था कि ये सेल्स तो सारी पर डे के हिसाब से थी, लेकिन जो एक्सपेंस था वो सारा पर मंथ के हिसाब से था। मैंने इस डाटा को कहा कि नहीं, ये डाटा ये इनकंसिस्टेंसी है। मैं अगर कोई नतीजा निकालना चाहता हूं तो मुझे तो इसको तरीके से लेके चलना पड़ेगा, या सब कुछ पर डे पे ले जाऊं या सब कुछ पर मंथ पे ले जाऊं। अच्छा मैंने डाटा देखा, उससे एक्सपेंसेस की डिटेल ली तो 30,000 रुपये पर मंथ वर्कर का था, 50,000 पर मंथ रेंट का था, 20,000 पर मंथ यूटिलिटीज का था।
टोटल एक्सपेंस 1 लाख था, एक्सपेंस पर डे 3,333 था, ग्रॉस प्रॉफिट पर डे 3,000 रुपये था, प्रॉफिट या लॉस पर डे जो है वो 333 रुपये। भाईजान जब सारे को डाटे को पर मंथ लेके आ गया, डाटा क्लीन कर दिया, इसके साथ ही मेरा अगला स्टेप शुरू हो गया था जो था डाटा क्लीनिंग से डाटा एक्सप्लोरेशन पर आ गया था मैं। और डाटा एक्सप्लोरेशन करते हुए मैंने डाटा को जब एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मैंने तो गौर किया कि भाई तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट पर डे 3,000 है, तुम्हारा एक्सपेंस पर डे 3,333 है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें रोज का 3,000 मुनाफा होता है, लेकिन असल बात यह है कि तुम्हें रोज का 333 रुपये का लॉस आ रहा है। ये जब मैं डाटा एक्सप्लोरेशन फेज में गया, तो मैंने ये चीज उसको बावर कराई। फिर मैंने डाटा एक्सप्लोरेशन फेज में ये समराइजेशन थी, समरी बनाई और विजुअलाइजेशन करके ये एक इमेज क्रिएट किया कि यार आपकी एवरेज सेल जो है वो ये आ रही है। हाँ, और डाटा को एक्सप्लोर मजीद करते हुए मैंने कहा कि यार तुम्हारा कोई मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं है कहने को, तुम्हारा एक्सपेंस कम, मार्केटिंग ना करने से एक्सपेंस कम होता है, लेकिन उसकी वजह से सेल्स भी नहीं जनरेट हो रही। अब आ जाते हैं डाटा मॉडलिंग की तरफ। व्हाट इज डाटा मॉडलिंग? ये अगला स्टेप। डाटा मॉडलिंग में असल में क्या होता है, आप रिलेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने रिलेशन देखा कि यार मार्केटिंग का एक्सपेंस बढ़ाएंगे ना, तो सेल का एक्सपेंस बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी और अल्टीमेटली उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। और मैंने एक नतीजा निकाला कि यार अगर आप 100 रुपए का मार्केटिंग एक्सपेंस करेंगे ना, तो आपकी 300 रुपए से सेल्स बढ़ेगी, अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। 100 रुपए का मार्केटिंग एक्सपेंस करेंगे तो आपकी 300 की बजाय 3,000 कर दीजिए, सॉरी, 100 रुपए का मार्केटिंग एक्सपेंस करेंगे, आपकी 3,000 से सेल्स बढ़ेंगी, जिसका मतलब है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। मैंने डेटा मॉडलिंग के जरिए एक मॉडल तैयार किया और उसको बताया कि यार इतना खर्चा मार्केटिंग पे करो जिससे तुम्हें इतना फायदा हो। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हमारा अगली बात थी। डाटा इंटरप्रिटेशन में मैंने निचोड़ निकाला कि यार असल मसला ये हो रहा है कि तुम्हें सेल्स को बढ़ाने की जरूरत है। मैंने उससे पूछा अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो पर डे। उसने मुझे बताया कि मैं 3,000 पर डे अपना मेरा पर्सनल एक्सपेंस है और मैं इतना प्रॉफिट पर डे एक्सपेक्ट करता हूँ। मैंने उसको बताया कि तुम्हारा फिक्स्ड एक्सपेंस 3,333 है और 3,000 रुपये का प्रॉफिट तुम एक्सपेक्ट करते हो, तो भाई असल में ये 6,333 रुपये बन जाता है। और इसको तुमने डिवाइड करना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से, जो तुम्हारा 20% है, तो इससे तुम्हारी सेल निकल आएगी। यानी अगर आप 3,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो आपको 31,650 रुपये की सेल करनी पड़ेगी। मैं आपको बैक वर्किंग करके बता देता हूँ, 31,650 रुपये की सेल अगर आपकी होगी, तो उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 31,650 रुपये की। अगर आपकी सेल होगी तो उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा जनाब, इसका 20% लगा लीजिए।
6333, ये आपका 31,665 रुपये की सेल होगी। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट इतना बनेगा। और इसमें से आप 3333 जो है वो उसको लेस कर देंगे, तो 3,000 रुपये जो है उसका आपका क्या बन जाएगा, ये प्रॉफिट निकल आएगा, अगर ये फिक्स कॉस्ट हो तो। जी सर। अच्छा, मुझे ना, देखें कैसी बात है, मुझे एक स्टूडेंट ने, सर वो तो सेल में से कॉस्ट माइनस करके आया है। अच्छा, वैसे ना ये जो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया है, ईमान बेटे को उसमें प्रॉब्लम है, देखो मैं आपको दोबारा बताया, तो वैसे ये ना कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। देखो, इस फॉर्मूले से हम ना ये कहते हैं कि हाउ टू गेट अ डिजायर्ड, हाउ टू गेट अ डिजायर्ड प्रॉफिट। आपका डिजायर्ड प्रॉफिट 3,000 है, आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में ना। वो कहता है जितनी आपकी सेल है, जितनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट लीजिए, 3,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, और 3333 क्या है, ये सॉरी, 3,000 आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है, सॉरी, डिजायर्ड प्रॉफिट है। और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, इसको डिवाइड करना है क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से, उससे आपका, तो उससे बुनियादी तौर पे आपका आंसर आएगा। जी सर। ये डेटा को इंटरप्रेट करके एक निचोड़ ये निकालना कि 31,365 रुपये की सेल होगी तो मैं 3,000 रुपये का प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। प्लीज़ बच्चों, क्या ये बात अब आपको समझ आई है? मुझे एक बार बता दीजिए। एक स्टूडेंट ने हाईलाइट किया है कि सर ये बात समझ नहीं आ रही। मुझे बताएं, अगर आप सबको समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं आपके फीडबैक का वेट कर रहा हूँ। जी, आप सब लोग बता दीजिए। ले सर। सेल में से कॉस्ट माइनस नहीं की थी ईमान, हमने जीपी में से फिक्स कॉस्ट माइनस की थी। जीपी के अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हुई होती है ना। लाइबा ने तो ओके कर दिया, ईमान ने भी ओके कर दिया। अच्छा जी, चलो जी चलते हैं आगे।
अब मुझे आगे चलना है, और डेटा इंटरप्रिटेशन से निचोड़ क्या निकाला, इतनी सेल्स चाहिए हमें। अच्छा, मैंने जब आपको बता दिया कि मुझे इतनी सेल्स चाहिए, तो अगला स्टेप ये था कि हम इसको अचीव कैसे करें। इसको अचीव करने के लिए हमने कहा जी दो काम कर सकते हैं, न्यू लो वैल्यू आइटम्स। एक काम हमने ये किया कि जो नई कम कीमत की है, वो असल में जो ये फैब्रिक स्टोर था, इसमें ना क्या होता, फैब्रिक कह रहा हूँ, ये जो गारमेंट्स की शॉप थी, इसमें क्या होता था कि ज़्यादा ड्रेस शर्ट्स और ड्रेस पैंट्स होती थी। तो हमने कहा कि यार कुछ ट्राउजर तो टी शर्ट को वैल्यू को ऐड किया जाए, इसकी कीमत कम होती है, इसकी सेल ज़्यादा होती है। तो अगर हम ये वैल्यू ऐड करेंगे तो सेल्स बढ़ जाएगी और एवरेज सेल हमारी इंक्रीज कर जाएगी। वही एडिश हमने ऐड किया वैल्यू को, और हमारी सेल्स जो है वो 30,000 रुपये को टच कर गई। ये डिसीजन मेकिंग की, और फिर उस पर एक्शन भी ले लिया। मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में हमने अब जब एक्शन ले लिया है, तो सेलर शुड कीप मॉनिटरिंग द एक्शन एंड ट्राई टू थिंक ऑफ अदर डिसीजंस एंड मेथड टू इंक्रीज सेल। Example, he can change the shop timing and adjust them according to the times where there are more customer. He should keep the inventory updated according to the trends and fashion so that he may attract more and more customers. पहला तो काम हमने ये किया कि शॉप की टाइमिंग को चेंज कर दिया। दूसरा काम ये किया कि इन्वेंट्री अपडेटेड रखी ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए। और तीसरा काम ये किया कि चेंज कर दिया, ही चेंज द लाइटिंग्स टू मेक हिज स्टोर मोर प्रोमिनेंट एंड अट्रैक्टिव इन द मार्केट। He can change the lightings to make his store more prominent and attractive in the market. सर, अपनी दुकान में डेकोरेशन लाइटिंग को बेहतर किया, ट्रेंडी चीजें ऐड की, और अपनी दुकान की टाइमिंग को चेंज किया। टाइम पहले 9 से 5 किया था, हमने कहा नहीं, गारमेंट्स का टाइम 12 से रात 10 होना चाहिए, तो उस टाइम को अकॉर्डिंगली चेंज किया, और जिसकी वजह से हम ये टारगेट अचीव कर पाए। तो ये एक छोटी सी रियल लाइफ डेटा एनालिटिक्स की स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। मुझे एक बार बता दीजिए क्या अच्छे से समझ आ गई, फिर मैं आगे चलूँ। जी, ले सर, ईमान और लाइबा दोनों ने ओके कर दिया है, और अब मुझे आगे चलना है। उमर ने भी कह दिया है डन। अच्छा जी। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए कि कल मैंने आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल ऑफ डेटा एनालिटिक्स व्हाई स्टूडेंट फेल इन टेक्स्ट, क्या ये वाली बात मैंने कल बता दी थी या ये अभी बतानी है? प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए।
जी सर जी। अब थोड़ा सा मुझे आगे चलना है। जी। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये तो आपने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। अच्छा, बता दिया हुआ है तो हम फिर आगे चलते हैं और आज अब बात शुरू करते हैं। द डेटा एनालिटिक्स स्टेजेस। द स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज। बड़ा सिंपल सा और मजे का टॉपिक है। आप डेटा के एनालिटिक्स की स्टेजेस की बात कर रहे हैं सर जी। चार तरह के एनालिटिक्स हैं। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा डायग्नोस्टिक, तीसरा प्रिडिक्टिव और चौथा प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। सर व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस? Descriptive analytics is the first stage in the data analytics process. It focuses on summarizing historic data to understand what has happened over a specific period. सर जी, अगर मुझसे आप पूछें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है, तो मैं आपको ये, या डाटा एनालिटिकल स्टेजेस क्या है, तो मैं आपको वन लाइनर सबके बारे में बता सकता हूँ। सर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है क्या हुआ। डायग्नोस्टिक एनालिसिस होता है क्यों हुआ। प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है क्या होगा। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है क्या होना चाहिए और कैसे। लो सर, ये मेन बात है। Descriptive analytics is the first stage in the data analytics process. It focuses on summarizing historic data to understand what has happened over a specific period. This stage involves using statistical techniques such as averaging percentages and visualization. वो कहता है भाई ये क्यों हुआ है इसको देखा जाता है, और इस स्टेज में इन्वॉल्व है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जैसा कि एवरेज परसेंटेजेस एंड विजुअलाइजेशन टू प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ पास्ट इवेंट। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है, रिटेल कंपनी यूज करता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को टू एनालाइज सेल्स परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट क्वार्टर बाय एग्रीगेटिंग सेल्स डाटा। The company can identify the top selling products, regions with the highest sale and periods with the increased customer activity. The insight generated from descriptive। सर जी पूरा अब डिटेल में वो बता रहा है भाईजान, आप बेसिकली चेक करते हो कि हुआ क्या है। वो हुआ क्या है कैसे चेक करते हो? फॉर एग्जांपल सेल्स की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर की देखी, और आपने आइडेंटिफाई किया टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या हैं, कहाँ पर ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, पीरियड्स विद द इंक्रीज्ड कस्टमर एक्टिविटी, किस पीरियड के दौरान ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं। इंसाइट्स जो जनरेट होती हैं, द इंसाइट्स जनरेटेड फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हेल्प द कंपनी अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग। इस यानी उसने पूरा बताया कि रिटेल में कौन सी सबसे ज्यादा बिक्री आइटम, किस इलाके के लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, पीरियड विद इंक्रीज कस्टमर एक्टिविटी क्या है। द इनसाइट जनरेटेड फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हेल्प द कंपनी अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक का मतलब है क्यों हुआ है। Diagnostic analytics build a descriptive analytics by answering the question why did it happen? ऐसा हुआ क्यों है?
इसके लिए ना अक्सर हम ज्यादा डिटेल में चीजों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ईयरली डाटा है तो मैं मंथ वाइज उसकी डिटेल देख लूंगा, वीक वाइज उसकी डिटेल देख लूंगा, सर डेली उसकी डिटेल देख लूंगा, आवरली डिटेल देख लूंगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैं इतना ड्रिल डाउन कर रहा हूँ, इसको कहते हैं डिग डिग डीपर या ड्रिल डाउन करना, ज्यादा डिटेल में चीजों को देखना। क्या हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ। बेसिकली आप अंदाजा लगाएंगे कि ये रिलेशनशिप क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये वाली प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रही है, प्रोडक्ट एक्स बहुत ज्यादा बिक रही है, प्रोडक्ट वाई के साथ बिक रही है। यानी अगर प्रोडक्ट एक्स 10 बिकती है तो प्रोडक्ट वाई 20 बिकती है। तो बुनियादी तौर पे आप ये असेस करते हैं रिलेशनशिप क्या है, वजह क्या है। एक वो इदारा एक वो इदारा एक वो इदारा जो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अगर आपको आपको कह दिया है कि जनाब मोटरसाइकिल जो है वो जिसने हेलमेट के बगैर चलाया तो उसे 2,000 रुपये फाइन होगा। तो अब अंडरस्टूड बात है कि एक कंपनी है, उसकी हेलमेट की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बुनियादी तौर पे उसे पता होगा कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी। को रिलेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रूट कॉज बिहाइंड द स्पेसिफिक इवेंट। सर आपकी सेल्स एक वीक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रही है मार्च की, आपको पता चला, आपने कहा जी ये तो ईद का वीक है इसलिए सेल्स बहुत ज्यादा आ रही है। आपने 25 दिसंबर पर बहुत ज्यादा सेल्स नोटिस किया, आपने कहा 25 नवंबर पर बहुत ज्यादा सेल है। आपने डीप ड्रिल डाउन डीपर डाउन देखा तो पता चला आपने 25 दिसंबर को 25% ऑफ किया हुआ था। भाई आपको, जब आप डायग्नोस्टिक एनालिसिस है, जो डिस्क्रिप्टिव है उसके अंदर आप कहते हैं ये हुआ सेल बड़ी, डायग्नोस्टिक में आप कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, डिस्कवर करते हैं रिलेशनशिप को, रिलेशन एंड रूट कोज में स्पेसिफिक इवेंट्स। जी, डायग्नोस्टिक क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव क्या हुआ, डायग्नोस्टिक क्यों हुआ, क्या ये दोनों बातें समझ आ गई तो यस लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी सर। मैं एक बार फीडबैक देखूं, ईमान का, लाइबा का, सबका फीडबैक बहुत सही आ गया है। सबूर भाई आप भी बताएं, उमर, अली, अहमद, आप भी फीडबैक दे भाई। जी सर, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ।
Case study of diagnostic analytics in healthcare. A hospital might notice an increase in patient readmission rate over the last 6 months. Using diagnostic analytics, the hospital's data analytics could investigate possible causes such as specific medical conditions, types of treatment, or patient demographics. By identifying the root cause of the issue, the hospital can implement changes to reduce readmission. जी आपके पास पेशेंट आया है, आपने उसका इलाज किया है, वो वापस चला गया और वो दोबारा आने लग गया है, तो आप वजह देखेंगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों दोबारा आ रहा है, हम क्यों जो रूट कॉज है उसको देखकर ये बीमारी खत्म नहीं कर सके। तो हमने इसका कौन सा ट्रीटमेंट किया है, ये बंदा किस इलाके से है, इसको क्यों दोबारा ये बीमारी हो रही है, तो हम उसके रूट कॉज को देखेंगे। यहाँ पर डायग्नोस्टिक होता है। मेरे जहन में आया लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने एक एग्जांपल और दी थी, वो एग्जांपल आपको भी देता चलता हूँ। सर जी, एक बंदा है, वो डॉक्टर के पास आया है। डॉक्टर के पास आया है और वो बेहोश है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कहते हैं कि वो बंदा डॉक्टर के पास बेहोश आया है और उसका सर तप रहा है। डायग्नोस्टिक एनालिसिस के क्या हुआ, वो बंदा बेहोश हुआ है, उसका सर बहुत गर्म हो रहा है, टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा हुआ है। डायग्नोस्टिक एनालिसिस जो किया, उसका टेम्परेचर देखा, उसको बुखार था, और देखा कि उसकी गर्दन पे किसी जहरीले जानवर ने काटा हुआ था। तो आपको वजह पता चल गई कि ये बुखार और बेहोशी की वजह क्या है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये है कि ये बहुत कोई जहरीला जानवर था, अगर इसी तरह ही ये 3 दिन या 4 दिन पड़ा रहा तो वो बंदा फौत भी हो सकता है। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये है कि डॉक्टर फौरी तौर पे क्या कर देता है, उसका इलाज शुरू कर देता है, उसको ड्रिप लगाता है और उसका जो जानवर का जो डंग है उसको निकाल देता है, ताकि मरीज रिकवर होना शुरू हो। तो भाई प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में कितने दिनों के अंदर अंदर मरीज ठीक हो जाएगा अगर प्रॉपर दवाई दी जाए, वो देखा जाता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो क्या होगा, ये देखा जाता है। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में वजह देखी जाती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में सिर्फ डिस्क्राइब किया जाता है कि हो क्या रहा है। सर, तीसरे नंबर पे आ गया प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है कि बेस्ड ऑन द करंट डाटा और ट्रेंड, फ्यूचर में क्या होगा। हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस बेस पर प्रिडिक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रिडिक्ट potential future scenarios and make proactive decisions. Predictive analytics often relies on machine learning models, statistical algorithms, and data mining techniques to generate forecast. Predictive analysis involve historic data to forecast future outcomes. Identifying trends and patterns in the past data, organization can predict potential future scenarios, make proactive decisions. Identifying trend and pattern in the past data, organization can predict potential future scenarios and make proactive decisions. Predictive analytics can often rely on machine learning models, statistical algorithms, and data mining techniques to generate forecast. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स रिलाई करती है मशीन लर्निंग मॉडल्स पर, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स पर, डेटा माइनिंग टेक्निक टू जनरेट फोरकास्ट।
मशीन लर्निंग मॉडल। प्रिडिक्ट मशीन लर्निंग मॉडल में क्या होता है? बेसिकली आप करंट ट्रेंड्स को, सिनेरियो को देखते हो और फ्यूचर को फोरकास्ट करते हो। स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स, डेटा माइनिंग टेक्निक्स, जिससे फोरकास्ट किया जा सकता है। आप अपनी पिछले साल की सेल बता दें और उस बेस पे सिस्टम आपको अगले साल की सेल्स जनरेट कर देगा। रमज़ान के पीरियड में वो रमज़ान के हवाले से सेल्स को इंक्रीज करेगा। क्या कहते हैं, जो 25 दिसंबर है, ईस्टर है, उसके वजह से सेल्स को जो जो ट्रेंड है वो फॉलो करेगा। बड़ी ईद के वजह से सेल्स के ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो भाई ये बेसिकली प्रिडिक्ट करते हैं कि बेस्ड ऑन द पास्ट डाटा आपका फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा। सर जी, ये प्रिडिक्शन होती है। अच्छा, अब ज़रा इसको अगर हम अपनी क्लास के वजह से देख लें तो सर जी, अकाउंटिंग 1, अकाउंटिंग 1, जिसको कहते हैं FAR 1, इसमें जितने स्टूडेंट्स हैं उस बेस पर मैं देखूंगा कि FAR 2 में कितने स्टूडेंट्स होंगे। जी सर। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, पिछली बार FR 1 में कितने बच्चे थे और कितने परसेंट बच्चा कन्वर्ट हुआ, इस बार FR 1 में कितने बच्चे हैं और कितना बच्चा कन्वर्ट होगा, इस बेस पर प्रिडिक्ट कर दिया जाता है। सर ये होती है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। हिस्टोरिक डाटा की बेस पर फ्यूचर को फोरकास्ट कर दिया जाता है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स goes बियॉन्ड प्रिडिक्शन। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो प्रिडिक्शन से बियॉन्ड चला जाता है बाय रिकमेंडिंग एक्शंस दैट कैन ऑप्टिमाइज आउटकम। इट combines data models algorithms to not only predict what might happen but also suggest the best course of action based on the prediction। प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सॉरी, प्रिडिक्शन से बियॉन्ड चला जाता है। क्या होना चाहिए और फिर उस पर काम करता है। ये डेटा को कंबाइन मॉडल और एल्गोरिदम, इट कंबाइंस डेटा मॉडल्स एंड एल्गोरिदम टू नॉट ओनली प्रिडिक्ट व्हाट माइट हैपन बट आल्सो सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन की बेस पर हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले प्रिडिक्ट करते हैं, सबसे पहले प्रिडिक्ट करते हैं क्या हूं, क्या, सबसे पहले प्रिडिक्ट करते हैं व्हाट विल हैपन। सबसे पहले प्रिडिक्ट करते हैं व्हाट विल हैपन, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट शुड हैपन। ये प्रिस्क्रिप्टिव है। एंड हाउ, और कैसे, ये कैसा होना चाहिए और किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है, उसके हवाले से जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो भी लिए जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स भी होती हैं एंड डिसीजन सपोर्ट टूल्स भी होते हैं दैट गाइड ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इन मैन्युफैक्चरिंग में, इसकी भी केस स्टडी देख लेते हैं। सप्लाई चेन चैलेंज आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाज़ का सप्लाई चेन चैलेंज को फेस कर रही होती है ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स, में यूज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स।
आप देख लेते हैं कि फ्यूचर में मिसाल के तौर पे अब इस वक्त क्या चक्कर हुआ है, इस वक्त क्या चक्कर हुआ है सर जी। ऑयल अभी आपको नजर आ रहा है कि जी जंग छिड़ी हुई है और ऑयल आपको नहीं मिलना। अब बहुत से कंट्रीज ने ऑल्टरनेट रूट से ऑयल मंगवाया। बहुत से कंट्रीज ने फोकस ज्यादा इलेक्ट्रिकल कार्स पर कर लिया। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो फेस कर रही होती है सप्लाई चेन चैलेंजेस ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग डिमांड, वो फिर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की तरफ जाती है ताकि अपने प्रोडक्शन को मुतासिर ना करे। हिस्टोरिक डिमांड डाटा को एनालाइज करना और फिर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स अप्लाई करना। व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स? यानी बेस्ड ऑन द कंस्ट्रेंट जो आप जो है ना वो जो आप विटनेस कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आपको मजबूरन लिमिटेशन फेस करनी पड़ रही है, उस कंस्ट्रेंट के होते हुए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, आइडियल पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, आप मैक्सिमाइज किस तरह किया जा सकता है प्रॉफिट को, इसको देखना। सर ये पॉइंट है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का। सर मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा सीए का स्टूडेंट मेरे पास आया है और बड़ा परेशान है कि सर मैं क्या करूं। मैंने उससे पूछा है कि सर आप मेरे पास आए हैं, प्रॉब्लम क्या है। उसकी बात सुनी है और नतीजा निकाला है कि भाई उसने तीसरी बार पेपर दिया है और वो फेल हुआ है। इस वजह से वो बहुत परेशान है कि अब वो क्या करे। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। मैंने उससे पूछा, उससे कुछ सवालात पूछे। तुमने लास्ट टाइम जो अपडेटेड कोर्स था उसको पढ़ा था, किताब पढ़ी थी, लेक्चर्स लिए थे, टेस्ट दिए थे, फुल पेपर अटेम्प्ट किया था। मैंने उसकी सारी बातें पढ़ के उससे एक नतीजा निकाला, एक डायग्नोज किया। और नतीजा ये निकाला कि उसने पेपर तो लेक्चर्स तो लिए थे लेकिन टेस्ट या प्रैक्टिस नहीं की थी। ड्रिल डाउन एनालिसिस की बेस पर ये निचोड़ निकाला, उसके फाइल मंगवाई, उसका डाटा देखा और ये नतीजा निकाला। और साथ ये देखा, जाहिरी बात है, प्रैक्टिस आइडेंटिफाई किया कि भैया टेस्ट देने से बच्चे का पास रेट बढ़ता है, प्रैक्टिस करने से बच्चे का पास रेट बढ़ता है। और तीसरे नंबर पे मैं आ गया प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पे कि अब इस बार क्या किया है। सर इस बार महीना हो गया अभी तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया। लास्ट टाइम भी तुमने यही किया था कि आखिरी महीने में पढ़ा था, याद किया था, पेपर दिया था, और अभी तक भी तुम यही कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि तुम पिछली बार की तरह इस बार भी फेल ही हो गए। ये मेरा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है। उसके बाद आ गया प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, और वो ये कहता है कि भैया दोबारा सारे लेक्चर्स लो, दोबारा वीकली टेस्ट दो और काफी ज्यादा प्रैक्टिस खुद करो ताकि आप पास हो जाओ। तो ये मेरा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। सर ये सारी स्टोरी आपको सुनाई, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। प्लीज मुझे एक बार फीडबैक दीजिए, क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई?
लें सर, अगली क्लास के शुरू होने का टाइम है कल इंशाल्लाह। मैं ये चैप्टर आपको वाइंड अप करवाऊंगा कल। इस चैप्टर पर इसकी एक एक एग्जांपल और है मेरे पास, बड़ी जेन्युइन, बड़ी अच्छी रियल केस स्टडी है। वो केस स्टडी आपके साथ कच्ची जामेश्वरी की करवाऊंगा, फिर उसके बाद आपको इसकी एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन, और इसी के साथ ही इसके पास्ट पेपर करा के इसको मैं क्लियर कर दूंगा। कल इंशाल्लाह हमारा इस चैप्टर का लास्ट ही होगा। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।